हेलो एवरीवन, आई एम प्रियंका गौर। वेलकम बैक टू माय चैनल लर्निंग विद पेस। तो हम लोग क्लास 8 की सिविक्स कर रहे थे, जिसमें हम 6 चैप्टर पर थे और चैप्टर का नाम है अंडरस्टैंडिंग आवर क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम। तो इस चैप्टर को भी हम इस वीडियो में कंप्लीट कर लेते हैं। तो स्टार्ट करते हैं यहाँ से। व्हाट इज़ द रोल ऑफ द जज। अब हम क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम में एक जज की भूमिका पढ़ेंगे कि जज का काम क्या होता है, इनकी क्या भूमिका होती है, और जज को हिंदी में न्यायाधीश कहा जाता है। तो स्टार्ट करते हैं, इनके बारे में पढ़ते हैं। द जज इज़ लाइक एन एम्पायर इन अ गेम। यहाँ पर कहा गया है कि जज एक अंपायर की तरह होते हैं। जिस तरीके से अंपायर का जो काम होता है गेम में, उसी तरीके से जज की भूमिका होती है कोर्ट में। तो पहले हम अंपायर को समझते हैं, तभी आपको समझ में आएगा कि क्यों जज को अंपायर के साथ जोड़ा गया है। तो गेम में क्या होता है, अंपायर जो होते हैं वो डिसीजन लेते हैं, लेकिन जो उनका डिसीजन होता है वो इम्पार्शियल होता है। वो कभी भी किसी टीम का पक्ष नहीं लेते। अंपायर के आगे दो टीम्स होती है ना, ए टीम एंड बी टीम। ये दोनों ही टीम अपोजिट होती हैं। अब इन टीम में से किसी भी प्लेयर का, ना किसी भी टीम का अंपायर कभी भी पक्ष लेते हैं। जो भी वो अपना डिसीजन देते हैं वो ध्यान से देख कर देते हैं और इम्पार्शियल तरीके से देते हैं। कोई भी उसमें बायसनेस नहीं होती। एंड इन अ सिमिलर वे जज के आगे कौन होते हैं, विक्टिम एंड एक्यूज्ड। विक्टिम कौन हो गए, जिसने आरोप लगाया है, जो पीड़ित है या फिर जिसका नुकसान हुआ है। और एक्यूज्ड कौन है, जिस पर आरोप लगाया गया है। तो जज जो भी फैसला देते हैं वो इन दोनों पक्षों को ध्यान से सुनकर देते हैं और कभी भी किसी भी पक्ष की तरफ वो पार्शलिटी नहीं करते। तो जज का जो भी फैसला होता है वो इम्पार्शियल होता है। कहीं भी कोई बायसनेस नहीं होती, कोई पक्षपात नहीं किया जाता। इसीलिए जज को अंपायर की तरह बोला गया है कि अंपायर भी जो फैसला देते हैं वो कभी पार्शियल होकर नहीं देते। उसी तरीके से जज कोर्ट में कोई भी फैसला पार्शियल होकर नहीं देते हैं, कभी भी पक्षपात नहीं करते और दोनों ही टीम को ध्यान से सुनते हैं। जज ऑलवेज कंडक्ट्स द ट्रायल इम्पार्शली। दैट मीन्स कि जो भी सुनवाई होती है, ट्रायल का मतलब क्या होता है, सुनवाई। सुनवाई किसकी होती है, दोनों पक्षों की, जो विक्टिम है एंड जो एक्यूज्ड है। तो दोनों पक्षों की जो सुनवाई होती है वो इम्पार्शली होती है, मतलब वहाँ पर कोई पक्षपात नहीं होता। प्लस जो भी ये जो ट्रायल है, ये जो सुनवाई है, ये कंडक्ट की जाती है, ये ओपन कोर्ट में की जाती है, मतलब खुली अदालत में मुकदमे का संचालन किया जाता है। तो जज जो भी फैसला लेते हैं ना, वो दोनों पक्षों को ध्यान में सुनकर लेते हैं। द जज हियर्स ऑल द विटनेसेस। विटनेसेस मतलब जो गवाह हैं, उनके बयानों को सुना जाता है। एंड जज हमेशा एविडेंसेस को देखते हैं, जो एविडेंसेस दोनों पक्षों के द्वारा प्रेजेंट किए जाते हैं। दोनों पक्षों को क्या कहेंगे, एक तो प्रोसिक्यूशन और एक डिफेंस। देखिए, प्रोसिक्यूशन क्या होते हैं, वो वाली टीम जिसने आरोप लगाया है, और डिफेंस क्या है, मतलब वो टीम जिस पर आरोप लगाया वो अपना बचाव कर रही है। तो मैं इसको थोड़ा सा इजी कर देती हूँ। देखिए, यहाँ पर हो गई विक्टिम और यहाँ पर हो गए एक्यूज्ड। तो जो विक्टिम का वकील होगा उसे क्या कहेंगे, सरकारी वकील, पब्लिक प्रोसिक्यूटर। और जो एक्यूज्ड का वकील होगा उसे कहेंगे डिफेंस लॉयर, मतलब बचाव पक्ष वाला वकील। तो इन दोनों के द्वारा जो भी एविडेंसेस प्रेजेंट किए जाते हैं, उन एविडेंसेस को जज हमेशा ध्यान से सुनते हैं और हर गवाहों के बयान को सुनते हैं। एंड जो भी एविडेंसेस प्रेजेंट किए जाते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ दैट जज ऑलवेज मेक डिसीजंस इम्पार्शली। मतलब सबूतों के आधार पर ही जज अपना फैसला देते हैं और ये डिसाइड करते हैं वेदर द एक्यूज्ड पर्सन इज गिल्टी और इनोसेंट। मतलब कि जिस पर आरोप लगाया गया है वो पर्सन गिल्टी है या नहीं है। और ये फैसला लिया जाता है ऑन द बेसिस ऑफ एविडेंसेस, मतलब सबूतों के आधार पर, जो सबूत प्रेजेंट किए गए हैं दोनों पक्ष के द्वारा। एंड इन अकॉर्डेंस विद द लॉ, और कानून के तहत रहकर जज हमेशा पनिशमेंट देते हैं और अपना फैसला सुनाते हैं। यहाँ पर फिर से वही बात आ गई, रूल ऑफ लॉ, कि कानून से बढ़कर कोई नहीं है। तो जज भी कानून के तहत आते हैं, इनके अधीन हैं। तो कानून के तहत रहकर जज अपना फैसला सुनाते हैं और ये डिसाइड करते हैं वेदर द पर्सन इज गिल्टी और इनोसेंट। इफ द एक्यूज्ड पर्सन इज कन्विक्टेड,
एक्यूज्ड मतलब जिस पर आरोप लगा है, अगर वो इंसान दोषी घोषित हो जाए तो कन्विक्टेड वर्ड को यूज़ किया जाता है। मतलब अगर उसका जो अपराध है वो डिक्लेयर हो जाए ऑफिशियली, तब इस वर्ड को यूज़ किया जाता है। दैट मीन्स कि अगर कोर्ट ऑफ लॉ में ऑफिशियली समबडी इज़ गिल्टी ऑफ अ क्राइम ये प्रूव हो जाए, मतलब कि किसी ने क्राइम किया है या फिर उसे दोषी ठहराया जाए, तब कन्विक्टेड वर्ड को यूज़ किया जाता है। और जब दोषी ठहरा दिया जाता है तब जज क्या करते हैं, वो सेंटेंस सुनाते हैं, मतलब सज़ा सुनाते हैं। अब सज़ा किस तरीके से हो सकती है, ही मे सेंड द पर्सन टू जेल, या तो वो उसे जेल भेज सकते हैं या फिर उस पर फ़ाइन इम्पोज कर सकते हैं, मतलब जुर्माना जो है वो उस पर इम्पोज कर सकते हैं कि उसको जुर्माना भरना पड़ेगा, या फिर बोथ। बोथ में मतलब कि उसे जेल भी भेजा जाएगा और उसे जुर्माना भी भरना पड़ेगा। और जो ये चीज़ें होती हैं ये अकॉर्डेंस टू द लॉ होती हैं, डिपेंडिंग ऑन व्हाट द लॉ प्रेस्क्राइब्स, कि लॉ में क्या लिखा गया है, उस क्राइम के हिसाब से क्या पनिशमेंट है। ये जो चीज़ें हैं ना, कि पनिशमेंट किस हिसाब से दिया जाएगा, कितने साल की सज़ा सुनाई जाएगी, ये सब लॉ में प्रेस्क्राइब होता है, तो जज लॉ के अकॉर्डिंग सज़ा सुनाते हैं। व्हाट इज़ अ फेयर ट्रायल, मतलब एक ऐसी सुनवाई जहाँ पर पक्षपात ना हो, उसे फेयर ट्रायल कहा जाता है। तो आइए इसको डिटेल में जानते हैं कि फेयर ट्रायल का क्या मतलब है। पहले तो थोड़ी देर के लिए ये सोचिए कि अगर शांति का केस जिस तरीके से हमने प्रीवियस पढ़ा कि किस तरीके से लड़ा गया, उसमें शांति को मौका दिया गया बोलने का, बचाव पक्ष का मौका दिया गया, वो वकील को अफोर्ड नहीं कर सकती थी तो मजिस्ट्रेट ने उसे वकील प्रोवाइड किया, क्योंकि उसका ये अधिकार था बचाव करने का, और हर एक इंसान के पास ये अधिकार है कि वो अपना वकील कर सकता है और वकील के जरिए अपना बचाव कर सकता है। तो इसीलिए मजिस्ट्रेट ने उनको वकील प्रोवाइड किया। तो लास्ट में ये साबित होता है कि शांति इनोसेंट थी, उसने कोई भी क्राइम नहीं किया था, क्योंकि चोरी भी एक कानूनन अपराध है और उसने चोरी नहीं की थी। लेकिन अगर सोचिए, अगर शांति को मौका नहीं दिया जाता अपना डिफेंस करने का, अपना बचाव करने का, और उसके केस को डिफरेंट तरीके से लड़ा जाता, या फिर शांति को चार्जशीट की कॉपी नहीं प्रोवाइड की जाती, या फिर उसे विटनेसेस के स्टेटमेंट नहीं दिए जाते कि आपके खिलाफ किन किन गवाहों ने बयान दिए हैं, तो क्या होता, आज शांति को बचाव पक्ष का मौका नहीं मिलता और वो सलाखों के पीछे होती, शी वुड बी बिहाइंड द बार्स, अगर उसे मौका नहीं दिया जाता तो अपना बचाव करने का। वट इफ़ ही हेल्ड द ट्रायल इन अ सीक्रेट लोकेशन, दैट मीन्स कि अगर ये सुनवाई सीक्रेट लोकेशन पर होती, किसी ऐसी जगह पर, ना तो शांति और ना ही उनके ब्रदर सुशील वहाँ पर प्रेजेंट होते और ना ही जा पाते, तो क्या ये फेयर ट्रायल होता? बिल्कुल नहीं होता। अगर सोचिए, शांति को लॉयर ही प्रोवाइड नहीं होता, तो क्या ये शांति के फंडामेंटल राइट्स का एक्सप्लॉयटेशन नहीं होता? बिल्कुल होता। क्यों? क्योंकि फंडामेंटल राइट ये है हर एक इंसान का कि वो अपना बचाव कर सकता है अपने वकील के जरिए। तो अगर शांति को लॉयर प्रोवाइड नहीं होता तो ये उसके फंडामेंटल, उसके मौलिक अधिकारों का हनन होता। और अगर सोचिए, शांति को जब लॉयर प्रोवाइड की गई, एडवोकेट रॉय, अगर उन्हें इनफ टाइम नहीं दिया जाता कि वो प्रोसिक्यूशन के विटनेसेस से, मतलब गवाहों से बात कर सके, मिसेस शिंदे से क्रॉस क्वेश्चनिंग कर सके, तो मतलब पहले ये डिसाइड कर लिया जाता फिर कि शांति तो गिल्टी है। तो इसीलिए क्या ये फेयर ट्रायल होता? तो बार बार ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि फेयर ट्रायल होता अगर शांति को मौका ही नहीं दिया जाता अपना बचाव करने का, और ना ही उनकी एडवोकेट रॉय को इतना टाइम दिया जाता कि वो क्रॉस क्वेश्चनिंग कर पाए। तो मतलब इसका ये होता कि पहले ये डिसाइड हो जाता बिना सुनवाई के कि शांति दोषी है, शी इज़ गिल्टी। और अगर ऐसा होता कि एडवोकेट रॉय को ना तो इनफ टाइम दिया जाता क्रॉस क्वेश्चनिंग करने का विटनेसेस से, और एक सीक्रेट लोकेशन पर सुनवाई होती, तो ये फेयर ट्रायल नहीं होता। अब आगे बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, यहाँ से ध्यान से सुनना। आर्टिकल 21 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन दैट गारंटीज द राइट टू लाइफ states that a person's life and liberty can be taken away only by following a reasonable and just legal procedure. दैट मीन्स कि आर्टिकल 21 क्या गारंटी करता है? ये गारंटी करता है राइट टू लाइफ, जिंदगी का अधिकार, जीवन का अधिकार, राइट। तो मतलब हमें आर्टिकल 21 में जीवन का अधिकार मिला हुआ है, लेकिन जो ये जीवन का अधिकार है ये किसी लीगल प्रोसीजर या फिर किसी रीजनेबल प्रोसीजर, रीजनेबल का मतलब है तर्क संगत, मतलब रेशनैलिटी,
एंड लीगल प्रोसीजर मतलब न्यायपूर्ण कानूनी प्रक्रिया के जरिए ही ये अधिकार हमसे छीना जा सकता है या ये अधिकार हमसे या ये जो आज़ादी है हमसे ली जा सकती है। किस तरीके से? अगर आप कुछ ऐसा काम करोगे जहाँ पर लॉ एंड ऑर्डर डिस्टर्ब हो रहे हैं तो क्या होगा? आपको सज़ा तो मिलेगी ही, तो आपकी लिबर्टी तो छीनी जाएगी। तो जो हमारे लॉज में प्रेस्क्राइब है वो आप पर फिर अप्लाई होगा और आपसे आपकी आज़ादी भी छीन ली जाएगी, आपकी लाइफ भी छीन ली जाएगी अगर आप कुछ ऐसा क्राइम करते हो जहाँ पर सोसाइटी का नुकसान हो रहा है। अ फेयर ट्रायल एंश्योर्स, दैट मीन्स कि एक जो फेयर सुनवाई होती है वो ये सुनिश्चित करती है कि आर्टिकल 21 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन को अपहेल्ड किया जाए, मतलब इसका पालन किया जाए। अब आर्टिकल 21 आपको राइट टू लाइफ देता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आर्टिकल 21 ने तो आपको राइट टू लाइफ की गारंटी कर दी, अब आप कोई भी अपराध करो यू आर फ्री। ऐसा भी नहीं है। अगर आप कुछ गलत काम करोगे तो आपके लिए एक पनिशमेंट तो निश्चित है, लेकिन अगर किसी इनोसेंट पर्सन को झूठे केस में फंसाया जा रहा है तो वहाँ पर फेयर ट्रायल ये इंश्योर करता है कि उस इंसान को आर्टिकल 21 के अकॉर्डिंग जो राइट टू लाइफ है, जीवन जीने का अधिकार है, वो सुनिश्चित किया जाए। अब आगे थोड़ा सा शांति का केस जो है उसको डिटेल में पढ़ते हैं ताकि आपको चीज़ें और आसानी से समझ आ जाएं। यहाँ पर फेयर सुनवाई के बारे में बताया गया है। शांति के केस में ही किस तरीके से फेयर सुनवाई हुई। शांति को एक तो चार्जशीट की कॉपी दी गई, उसमें लिखा हुआ था कि शांति पर क्या क्या आरोप लगे हुए हैं। साथ ही साथ सारे एविडेंसेस की कॉपी दी गई और उन सभी चीज़ों को बताया गया जो प्रोसिक्यूशन ने उसके अगेंस्ट आरोप लगाए थे और जो सबूत पेश किए थे। शांति के ऊपर चोरी का इल्ज़ाम लगा था और जो चोरी है वो एक कानूनन अपराध है, ये क्राइम है कानून में। द ट्रायल वॉज हेल्ड इन एन ओपन कोर्ट, जो सुनवाई हुई थी वो ओपन कोर्ट में हुई थी, मतलब खुली अदालत में सुनवाई को कंडक्ट किया गया था। इन पब्लिक व्यू, दैट मीन्स जनता के सामने। और जो सुशील थे जो कि शांति के ब्रदर थे, उन्होंने हर कोर्ट हियरिंग को सुना, दैट मीन्स कि कोर्ट में जितनी भी सुनवाई हुई वो वहाँ पर मौजूद थे। द ट्रायल वॉज हेल्ड इन द प्रेजेंस ऑफ एक्यूज्ड, दैट मीन्स जिस पर आरोप लगा है उस आरोपी के प्रेजेंस में ट्रायल हुआ, सुनवाई हुई, ताकि एक्यूज्ड पर्सन को पता चले कि उनके ऊपर क्या आरोप लगाए जा रहे हैं। शांति वॉज डिफेंडेड बाय अ लॉयर, शांति का बचाव किया गया एक लॉयर के जरिए जो कि उसका एक मौलिक अधिकार भी है। शांतिज लॉयर, जो शांति की लॉयर थी एडवोकेट रॉय, उन्हें इनफ टाइम दिया गया, इनफ अपॉर्चुनिटी दी गई कि वो क्रॉस एग्जामिन कर पाए, क्रॉस क्वेश्चन कर पाए हर एक प्रोसिक्यूशन विटनेसेस से, हर एक गवाहों से, ताकि उन क्वेश्चंस के जरिए ये पता लग सके कि सामने वाला जो गवाह दे रहा है वो झूठा है कि सच्चा है। एडवोकेट रॉय को ये भी अपॉर्चुनिटी दी गई कि वो शांति के डिफेंस में अपने गवाहों को प्रेजेंट करे जज के सामने, ताकि उन गवाहों के जरिए शांति का बचाव हो और शांति निर्दोष साबित हो जाए, उसको इनोसेंट घोषित कर दिया जाए और जो उस पर झूठा आरोप लगा था वो हट जाए। ऑल्दो पुलिस ने शांति के अगेंस्ट जो चोरी का केस था वो दर्ज कर लिया था, बट द जज एज्यूम्ड टू हर बी इनोसेंट, दैट मीन्स कि जज के सामने अभी शांति इनोसेंट थी। देखिए, जिस पर आरोप लगाया जा रहा है, मतलब जो एक्यूज्ड पर्सन है, जब तक उसका अपराध साबित नहीं हो जाता ना, जब तक वो कन्विक्टेड नहीं हो जाता, जब तक जज के लिए वो इनोसेंट है। लेकिन जब वो कन्विक्टेड हो गया फिर जज अपना फैसला सुना देते हैं कि हाँ ये इंसान गिल्टी है, ये अपराधी है। तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है प्रोसिक्यूशन की कि वो सामने वाले का अपराध घोषित करे बाय प्रोवाइडिंग सम एविडेंसेस। तो शांति के केस में प्रोसिक्यूशन इस चीज़ में फेल हो गए थे, वो शांति को अपराधित घोषित नहीं कर पाई, उन्होंने ऐसे एविडेंसेस पेश नहीं किए जिससे शांति का अपराध माना जाए। ठीक है, तो मतलब प्रोसिक्यूशन यहाँ पर फेल हो गए थे शांति के अगेंस्ट रीजनेबल एविडेंसेस देने में, रीजनेबल डाउट देने में, और जिससे ये साबित हुआ कि शांति निर्दोष है और उस पर झूठा आरोप लगाया गया है। तो एक फेयर ट्रायल क्या होती है, जो ओपन कोर्ट में हो, जनता के सामने हो, जिसमें एक्यूज्ड पर्सन भी और एक्यूज्ड पर्सन के वेल विशर्स भी हों, जैसे कि शांति का भाई था, प्लस जो एक्यूज्ड पर्सन है उसको लॉयर प्रोवाइड किया जाए, ये उसका अधिकार भी है कि वो अपने वकील के जरिए अपना बचाव करे, और जो बचाव पक्ष का वकील है उसे ये अपॉर्चुनिटी दी जाए कि वो क्रॉस एग्जामिन करे, क्रॉस क्वेश्चन करे एंड विटनेसेस को प्रेजेंट करे, ताकि वो अपने पक्ष के इंसान को
निर्दोष साबित कर पाए। एंड ये प्रोसिक्यूशन का काम होता है कि वो ऐसे रीजनेबल डाउट या रीजनेबल चीज़ें दे जिससे ये प्रूव हो जाए कि एक्यूज्ड पर्सन ही आरोपी है। जैसे कि शांति के केस में प्रोसिक्यूशन इस चीज़ को साबित करने में फेल हो गया था। इट इज़ सिग्निफिकेंट, ये इम्पोर्टेंट है कि जज डिसाइड द मैटर ओनली ऑन द बेसिस ऑफ एविडेंसेस, मतलब जो एविडेंसेस, जो सबूत कोर्ट के सामने पेश किए जाते हैं उन्हीं के आधार पर जज डिसाइड करते हैं वेदर द पर्सन इज गिल्टी और इनोसेंट। द जज डिड नॉट जम्प टू द कंक्लूजन दैट शांति वॉज अ थेफ्ट। जैसे कि शांति के केस में हमने देखा कि जज ने सारे सबूतों को देखा, सभी गवाहों के बयान को सुना, बिना उनके वो एकदम से कंक्लूजन पर नहीं गए। उन्होंने बिना एविडेंसेस के फैसला नहीं किया कि शांति एक चोर है। जस्ट बिकॉज वो एक पुअर मेड सर्वेंट है तो उसको चोर बना दो या उसे अपराधी घोषित कर दो, जबकि उसने कोई अपराध किया ही नहीं है। तो जज जो भी डिसाइड करते हैं वो एविडेंसेस के बेस पर डिसाइड करते हैं। जज हमेशा इम्पार्शल रहते हैं और ऐसे ही शांति के केस में हमने देखा कि जज इम्पार्शल थे, वो किसी का भी पक्ष नहीं ले रहे थे। और जब एविडेंसेस दिखाई गई प्रोसिक्यूशन की तरफ से एंड डिफेंस लॉयर की तरफ से, तो प्रोसिक्यूशन की तरफ से तो ये साबित कराया जा रहा था कि शांति दोषी है, लेकिन जो एडवोकेट रॉय थी उन्होंने जितने भी विटनेस सामने वो लाए और जितने भी उन्होंने क्रॉस एग्जामिन किया, उससे ये साबित हुआ कि जो शांति है वो निर्दोष है। और उन एविडेंसेस से ये पता चला कि शांति ने चोरी नहीं की, बल्कि एक गैंग था कुछ यंग मैन का, उन्होंने वो चोरी की थी। और जब शांति इनोसेंट साबित हो जाती है तो शांति को फ्री कर दिया जाता है। इन शांतिज केस जस्टिस वॉज फाइनली डन टू हर, मतलब आखिरकार उसे न्याय मिल गया बिकॉज शी वॉज गिवन अ फेयर ट्रायल, क्योंकि उसकी निष्पक्ष सुनवाई हुई थी। मतलब उसे मौका दिया गया था अपना डिफेंड करने का, अपना बचाव करने का। नेक्स्ट पेज पर चलते हैं। द कॉन्स्टिट्यूशन एंड द लॉ बोथ स्टेट दैट ऑल द पर्सन that we have discussed in the chapter should carry out their roles in a proper manner. That means कि हमने ये देखा कि क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम में जो 4 मुख्य अधिकारी हैं उनका जो रोल है वो प्रॉपर मैनर में होना चाहिए और इम्पार्शल होना चाहिए। What this means is that they all need to work to ensure, उनको ऐसे काम करना चाहिए और ये चीज़ सुनिश्चित करनी चाहिए कि हर एक सिटीज़न, चाहे वो किसी भी कास्ट, क्लास, जेंडर, रिलीजियस बैकग्राउंड या आइडियोलॉजिकल बैकग्राउंड से बिलोंग करता हो, उसे फेयर सुनवाई मिले, मतलब उसे निष्पक्ष सुनवाई मिले। व्हेन एक्यूज्ड, मतलब जब उस पर आरोप लगाया जाए, हर एक इंसान को फेयर ट्रायल का मौका दिया जाए। तो रूल ऑफ लॉ का क्या मतलब है कि सभी लोग इक्वल हैं इन फ्रंट ऑफ लॉ, और इस चीज़ का कोई मतलब तब नहीं रह जाएगा अगर लोगों की फेयर सुनवाई नहीं होगी व्हेन दे आर बीइंग एक्यूज्ड। जब उन पर आरोप लगाया जा रहा है, जब उन्हें फेयर सुनवाई नहीं दी जाएगी, उनका पक्ष ही नहीं सुना जाएगा, उन्हें निष्पक्ष सुनवाई नहीं दी जाएगी, तो इससे क्या होगा, रूल ऑफ लॉ का कोई सेंस नहीं बनेगा। क्योंकि रूल ऑफ लॉ ये कहता है हर एक इंसान, हर एक सिटीज़न इक्वल है इन फ्रंट ऑफ द लॉ। तो यहाँ पर हमारा ये चैप्टर फिनिश होता है, लेकिन हम इस चैप्टर का फटाफट से समअप कर लेते हैं स्टार्टिंग से अभी तक जो हमने पढ़ा है। तो सबसे पहले हमने एक स्टोरी पढ़ी मिस्टर एंड मिसेस शिंदे के बारे में। मिसेस शिंदे की चेन चोरी हो जाती है और उन्हें फिर शक होता है अपनी मेड शांति पर, जो मेड उनके यहाँ पर 3 साल से काम कर रही थी। और फिर सब इंस्पेक्टर राव आते हैं और शांति को अपने साथ लेकर चले जाते हैं। और जो शांति एंड सुशील ने साथ में मिलकर, सुशील कौन है, जो शांति के ब्रदर हैं, इन्होंने साथ में मिलकर कुछ पैसे जमा किए हुए थे 10,000, और वो रुपए भी अपने साथ पुलिस ले जाती है ताकि ये एविडेंस के तौर पर यूज़ किया जा सके कि शांति ने चेन बेचकर ये 10,000 रुपये कमाए हैं। अब पुलिस का काम क्या होता है, एक ओपिनियन बनाना एंड चार्जशीट दायर करना। तो सब इंस्पेक्टर राव ने भी एक ओपिनियन बनाया कि शांति जो है उसी ने चोरी की है, क्योंकि उसके यहाँ पर 10,000 रुपये एनवेलॉप में मिले थे उसके ट्रंक में। तो अब इस राय के आधार पर चार्जशीट तैयार की गई। सब इंस्पेक्टर राव ने ये चार्जशीट मजिस्ट्रेट कोर्ट में सबमिट कर दी। अब सुनवाई होती है। सुनवाई के टाइम पर पता चलता है कि शांति लॉयर को अफोर्ड नहीं कर सकती। पहले तो उसे बेल गारंटी कर दी जाती है कि आप बेल ले सकते हो, लेकिन शांति के पास कोई पैसा नहीं था, ना ही कोई उसका जमानती बनना चाहता था, तो इसीलिए वो बेल नहीं ले पाई। राइट। फिर मजिस्ट्रेट क्या करते हैं कि जो शांति है उनको एक एडवोकेट प्रोवाइड कर देते हैं।
अब जो एडवोकेट है, एडवोकेट रॉय, वो शांति का बचाव करती हैं और फाइनली ये साबित हो जाता है कि शांति इनोसेंट है। इन बिटवीन इस स्टोरी को जब हमने पढ़ा तो हमने आर्टिकल 22 को पढ़ा, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। आर्टिकल 22 के अनुसार हर एक पर्सन के पास ये फंडामेंटल राइट है कि वो अपने आप को डिफेंड कर सकता है या अपना बचाव कर सकता है अपने वकील के जरिए। फिर हमने आर्टिकल 39A पढ़ा। तो आर्टिकल 39A में कॉन्स्टिट्यूशन ने कुछ ड्यूटीज़ दी हैं स्टेट को, कि स्टेट उन लोगों को लॉयर प्रोवाइड कराएंगी जो लोग डिसेबल हैं या जो बहुत पुअर हैं, जो लॉयर अफोर्ड नहीं कर सकते। फिर हमने 4 की प्लेयर्स के बारे में पढ़ा कि पुलिस, पब्लिक प्रोसिक्यूटर, डिफेंस लॉयर एंड जज कितनी मेन भूमिका निभाते हैं इन क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम। फिर हमने जाना व्हाट इज़ द रोल ऑफ पुलिस इन इन्वेस्टिगेटिंग अ क्राइम, कि जब क्राइम की जांच पड़ताल पुलिस कर रही होती है तो पुलिस की क्या भूमिका होती है और पुलिस को क्या क्या गाइडलाइंस फॉलो करनी पड़ती हैं, जो गाइडलाइंस सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने दी हुई हैं। और सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने कुछ रिक्वायरमेंट, कुछ प्रोसीजर्स ऐसे ले डाउन किए हुए हैं कि पुलिस एंड अदर एजेंसीज़ को वो फॉलो करने पड़ते हैं जब वो किसी इंसान को अरेस्ट करने जा रहे हैं, उसको डिटेंशन करने जा रहे हैं या उसे इंटेरोगेशन करने जा रहे हों। इन गाइडलाइंस को डी के बसु गाइडलाइंस कहा जाता है। उनके बारे में भी हमने डिटेल में जाना। फिर हमने ये देखा कि आर्टिकल 22 कुछ फंडामेंटल राइट्स गारंटी करता है अरेस्टेड पर्सन को, वो सब हमने जाना। फिर हमने फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट के बारे में पढ़ा और ये जाना कि अगर कहीं पर कॉग्निजेबल ऑफेंस होता है तो ये पुलिस थाने का जो ऑफिसर होता है, ये उसकी ड्यूटी होती है कि वो इमीडिएटली एफआईआर दर्ज करे। फिर हमने पब्लिक प्रोसिक्यूटर के बारे में जाना कि वो इम्पार्शली एक्ट करते हैं एंड पब्लिक प्रोसिक्यूटर का काम क्या होता है, वो सारे एविडेंसेस, पुख्ता सबूत जज के सामने पेश करे। फिर हमने जज के रोल के बारे में पढ़ा। फिर हमने फेयर ट्रायल के बारे में पढ़ा। तो इस तरीके से हमने इस चैप्टर को कंप्लीट किया एंड नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट चैप्टर करेंगे। आप मुझे इंस्टाग्राम अकाउंट पर फॉलो कीजिए, मेरे साथ टेलीग्राम ग्रुप पर जुड़ सकते हैं एंड अदर सोशल मीडिया अकाउंट पर मुझे फॉलो कर सकते हैं। आपको सभी का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। दिस साइड प्रियंका गौर, आई विश यू ऑल द बेस्ट, कीप लर्निंग। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।